Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 18th October 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. आज का जो पहला आर्टिकल हम देखेंगे, it is with regard to Egypt. Egypt के foreign minister India आए हैं and he's had important meetings with our own Prime Minister Narendra Modi as well as he's had discussions with S. Jaishankar, हमारे External Affairs Minister. तो क्या-क्या पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं ये सब अभी हम डिस्कस करते हैं. सो इन दिस पर्टिकुलर मीटिंग ही टॉक्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड एज IMEC. तो बहुत बार सुना होगा आपने हमारी डिस्कशंस में अबाउट दिस IMEC जो स्टैंड करता है फॉर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. ठीक है. नाउ रिमेंबर IMEC जो है इसमें इजिप्ट पार्ट नहीं है बट इट हैज शोन इंटरेस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. तो वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज दिस IMEC. ये IMEC कब बना था, वी आर गोइंग टू सी हु आर द मेंबर्स, वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज इट कनेक्टिंग, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव. ये सब अभी हम देखते हैं, राइट. बट बिफोर वी सी दैट, लेट्स सी व्हाट all are the other things that have been discussed by the Egypt's foreign minister. इनका नाम क्या है? इनका नाम है बदर अब्देलाती. Okay, that's his name. Now, what he is saying is ये जो IMEC है ये तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक पैलेस्टीनियन क्वेश्चन पे यहाँ पे कुछ स्टैंड या प्रोग्रेस नहीं होगा. सो इट इज सेइंग कि अगर IMEC सक्सेसफुल होना है एक प्री रेक्विजिट है कि ये जो पैलेस्टीन क्वेश्चन जो है विद रिगार्ड टू व्हाट इज द केस ऑफ पैलेस्टीन, दिस नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट बिफोर वी गो अहेड विद दिस IMEC. ओके, तो पीस एंड स्टेबिलिटी बहुत ही नेसेसरी है. वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्टेटहुड एस्पिरेशन ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल, गेट दिस सॉर्टेड एंड फिर ही हम IMEC को सक्सेसफुल बना सकते हैं. सो ही वांट्स टू बी जॉइनिंग दिस IMEC, ओके, एंड वी विल सी व्हाट एग्जैक्टली इज दिस. फर्दर हम देखते हैं देयर हैज बीन आल्सो द फर्स्ट India-Egypt strategic dialogue that has happened. Okay, so ये भी आपको याद रखना है. पहली बार ऐसा कुछ एक डायलॉग मीटिंग हुआ है. Now further हम देखते हैं इजिप्ट ने भी इंडिया को इनवाइट किया है एक दूसरे ग्रुपिंग के लिए जिसका नाम है सुएज कनाल इकोनॉमिक जोन. सुएज कनाल इकोनॉमिक जोन. नाउ क्वेश्चन टू यू इज, वी नो दैट सुएज कनाल जो है ये ज्वाइन करता है बिटवीन द रेड सी एंड द मेडिटेरियन ओशन, राइट, एंड मेडिटेरियन सी. सो नाउ क्वेश्चन फॉर यू इज, कैन यू टेल मी ये कब नेशनलाइज हुआ? ओके, ये कब नेशनलाइज हुआ ये आपको मुझे इसमें बताना है. ओके, द कमेंट सेक्शन में बताना है. सो ही हैज आस्क्ड इंडिया टू जॉइन द सुएज कनाल इकोनॉमिक जोन जो होस्ट करता है बहुत सारे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस जैसे कि रशिया, चाइना, बहुत सारी कंट्रीज के कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे होते हैं. सो दिस इज विद रिगार्ड टू जैसे हमारा SEZ होता है, राइट. सो सिमिलरली वी हैव समथिंग कॉल्ड सुएज कनाल इकोनॉमिक जोन टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन दीज पर्टिकुलर रीजन्स. ओके, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए, ट्रेड यहाँ पे ज्यादा करने के लिए वी हैव दिस सुएज कनाल इकोनॉमिक जोन. फर्दर इजिप्ट ऑफर कर रहा है इंसेंटिव्स सो दैट इंडिया के इंडस्ट्रियल जोन्स यहाँ पे आए. ओके, इंडिया के कॉम्प्लेक्सेस इस रीजन पे आए. We also met the Prime Minister of India, Narendra Modi, and he also praised Egyptian President. कौन है Egyptian President? अब्दुल फताह अल सीसी. ना आपको याद है 20 पॉइंट प्रोग्राम या 20 पॉइंट प्लान विच वाज विद रिगार्ड टू द ट्रूस बिटवीन इजराइल एंड हमास, है ना. तो यहाँ पे गाजा पीस प्लान जो हुआ था इजिप्ट में, उस जगह का नाम क्या है जहां पे ये साइन हुआ था? ओके, यू हैव टू आंसर विच इज द प्लेस वेयर दिस पीस प्लान वाज साइन, पीस डिक्लेरेशन वाज साइन बिटवीन इजराइल एंड हमास. सेकेंडली आपको ये भी बताना है कि विच आर द अदर, सॉरी, सेकेंडली आपको ये भी बताना है कि apart from US and Egypt, which are the countries that were guarantors of this deal? Okay, so दो क्वेश्चन है कि पहले ये डील कहाँ पे साइन हुआ? ये इजिप्ट के एक शहर में हुआ. So where is that? The second thing that you have to answer is with regard to who are the guarantors under this particular peace plan apart from Egypt and USA.
Now let us see what other bilateral cooperations that we have done with Egypt. तो यहाँ पे हम देखते हैं both countries ने agree किया है कि हम bilateral trade बढ़ाएंगे. अभी कितना है? अभी है $5 billion. ओके, तो इससे हम बढ़ाएंगे. Further हम देखते हैं कौन से sectors में expand करेंगे. We have chemicals, minerals, pharmaceuticals, phosphates, digital technology, AI, renewable energy. Further हम देखते हैं we've also seen Egypt has highlighted उसका जो strategic position है, it is talked about allowing Indian companies to access markets from Africa, South America, Europe. So it wants India again to increase its ties with other countries as well. Now जल्दी से देखते हैं ये जो IMEC जो इजिप्ट ज्वाइन करना चाहता है, ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं. सो रिमेंबर इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इंडिया से लेके हम देखते हैं इट इज कनेक्टिंग ऑल द वे टू यूरोप. और किस वे थ्रू पास होता है ये? दिस इज passing through we talk about मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ये लग के फिर ये जाता है यूरोप. सो लेट अस सी इंडिया में कौन से ऐसे पोर्ट्स हैं प्रोबेबली ये लॉन्च होगा कहाँ से. सो वन इज मुंबई, देन वी ऑल्सो हैव मुंड्रा एंड कांडला पोर्ट. मुंड्रा एंड कांडला ये गुजरात में है. Okay, and then you have the Jawaharlal Nehru port, the Mumbai port that is there. Okay, so coming to understand, ये दो यहाँ पे इनके corridors होंगे. The first corridor, as we said, is the Eastern corridor. Eastern corridor connect करेगा इंडिया से लेके UAE तक, या हम देखते हैं with regard to the Middle East तक या वेस्ट एशिया तक. उसके बाद द सेकेंड कॉरिडोर इज कॉल्ड एज द नॉर्दर्न कॉरिडोर. तो ये वाला है ईस्टर्न कॉरिडोर, ये वाला है नॉर्दर्न कॉरिडोर, जहां पे मिडिल ईस्ट से लेके कनेक्ट किया जाएगा ऑल द वे टू यूरोप. नाउ व्हेन वाज दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लॉन्च? दिस वाज लॉन्च G20 के समिट में इन 2023 व्हेन इट वाज होस्टेड बाय इंडिया इटसेल्फ. तो 2023 ने न्यू दिल्ली में होस्ट किया था, तो उस टाइम पे ये लॉन्च हुआ था. IMEC का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. सिग्नेटरीज कौन थे, किसने साइन किया था? सो वी हैव कंट्रीज लाइक इंडिया, यूएस, सऊदी अरेबिया, UAE, followed by which we have France, Germany, Italy and the European Union. ठीक है. नाउ यहाँ पे आप देखते हैं कि दिस इज पार्ट ऑफ अनदर G7 समिट. ओके, G7 ने एक लॉन्च किया था 2021 में टू इंक्रीज कनेक्टिविटी अमंग द कंट्रीज, इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीज ट्रेड. तो यहाँ पे हम देखते हैं इट वाज पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट. लेकिन याद रखना ये G20 का नहीं है, ये G7 का पार्ट है जो 2021 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अमंग the countries. So this is इसका part, okay, that we see. Now why this is also important is because ये चाइना के लिए एक, चाइना के जो ऑल्टरनेटिव है, चाइना is also building something like this towards Europe which is called as BRI. ओके, इसका फुल फॉर्म है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था 2013 में. So this is seen as an alternative. IMEC is seen as an alternative to BRI. BRI किसका है? As I said, China का है. Further, what else are the things that are looked after in IMEC? We see energy pipelines, clean energy, infrastructure, undersea cables. ये सब भी हम इंक्रीज करना चाहते हैं. सो नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू कनेक्टिविटी बट ऑल्सो विद रिगार्ड टू ट्रेड, ऑल्सो विद रिगार्ड टू एनर्जी कोऑपरेशन. नाउ विच आर द पोर्ट्स दैट आर देयर? एक बार हम पोर्ट्स देखते हैं बिकॉज दे कैन आस्क यू मैच द फॉलोइंग. पूछ सकते हैं कि कौन से पोर्ट्स कहाँ पे है. सो इंडिया वाले तो हमने देखे, मुंबई, then there's Mundra and then there's Kandla, right? उसके अलावा UAE में you have Jebel Ali, ठीक है. You also have regions like Harad, okay, and Riyadh and Al Haditha, ठीक है. तो these are for Saudi Arabia. उसके बाद we have Israel वाला कौन सा पोर्ट इंपॉर्टेंट है? Haifa, okay, Haifa is the port for Israel. and Greece, यूरोप तक हम देखते हैं Piraeus, ठीक है. Piraeus is in Greece. So these are the names of the ports that we need to remember. Let's now proceed to the next article. अगला आर्टिकल ये है
कि देयर हैज बीन अ मास सरेंडर ऑफ 210 माओइस्ट, यानी कि अभी उन्होंने बोला कि हम वायलेंस नहीं करेंगे, वी आर लेइंग डाउन आवर आर्म्स एंड नाउ वी आर नॉट गोइंग टू बी टेकिंग अप वायलेंस इन दिस रीजन। तो हम देखते हैं कि दिस हैज बीन द लार्जेस्ट एवर मास सरेंडर, पहला कभी नहीं हुआ। इसके पहले कल के दिन में हमने देखा था कुछ 16 सरेंडर हुए, बट नाउ द नंबर इज 210। एंड मोदी जी ऑल्सो सेज कि इन द पास्ट 75 आवर्स हम देखते हैं ओनली 3 डिस्ट्रिक्ट्स आर लेफ्ट जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है। अबाउट 303 नक्सल्स ने सरेंडर कर लिया है, ओके, इन द पास्ट 75 आवर्स। सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज हियर, ओके। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि ये नक्सल जो पॉकेट्स हैं इंडिया में, द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट के जो एरियाज हैं, ये कम होते जा रहे हैं। वायलेंस इन इंडिया इज बीइंग कंट्रोल्ड, so that is the information that we get. Now we are going to see from exam point of view about what is Naxalism, right? We're going to see what are the reasons why this spread to various states in India. हम ये भी देखेंगे कि इंडिया या गवर्नमेंट क्या कर रही है इसको काउंटर या कॉम्बैट करने के लिए। So all of that we'll be seeing in today's वीडियो। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन ऑफ द पर्सन्स कॉल्ड सतीश, रुपेश, इसका नाम सतीश भी है, द सेंट्रल कमिटी मेंबर, ओके, तो सीपीआई के एक मेंबर हैं, तो उनको भी यहाँ पे उन्होंने भी सरेंडर कर लिया। सो अ लॉट ऑफ गुड इंफॉर्मेशन दैट वी अंडरस्टैंड कि बहुत लीडर्स ने भी अपने आर्म्स छोड़ दिए हैं। एंड you know, it's like guns and roses, because now they have left their guns and in place of that they are given flowers, roses by the tribal leaders, okay। further हम देखते हैं कि कहाँ पे ये सेरेमनी हुआ था, जगदलपुर। so ये जो माओइस्ट थे ये कौन से रीजन से थे, पहले हम देखते हैं छत्तीसगढ़ से है, ओके। so that's the दंडाकारण्य region, all right। so they were greeted with roses as I said by the tribal leaders। बहुत सारे उनकी डिमांड्स भी थे, दे लिस्टेड डिमांड्स, ओके, एंड दे डिडंट वांट टू जॉइन समथिंग कॉल्ड एज अ डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स। अभी क्या है ये डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स? डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स ये छत्तीसगढ़ का एक स्पेशल फोर्स है, मेनली सो दैट दे आर अवॉइडिंग, दे आर काइंड ऑफ changing, using the local tribal people there itself to reduce the Naxalism in the Chhattisgarh area। इस फोर्स को कहते हैं हम डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स। ये स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़ के लिए है। छत्तीसगढ़ यहाँ पे एम्प्लॉय करती है ट्राइबल यूथ को, जहाँ पे वो चाहते हैं कि जो नक्सलिज्म है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, वायलेंस है, ये कम हो, इससे कम हो, ओके। सो दैट इज द डीआरजी। फर्दर हम देखते हैं कुछ डिमांड्स एक्सेप्ट भी किए थे जो अलाइन कर रहे थे उनके पॉलिसीज के साथ, राइट। Now, with regard to India's target here to end Naxalism, कब करना है ये आपको मुझे अगेन कमेंट सेक्शन में बताना है। What is the target here as said by the Ministry of Home Affairs to end the left wing extremism in India? What is the target here? You are going to tell me in the comment section. Let us now understand about Naxalism. जल्दी से कुछ important points जान लेते हैं। So Naxalism, इसको हम left wing extremism भी कहते हैं। We also call the people Naxalites, the people that are engaged in Naxalism को Naxalites भी कहते हैं, या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट भी कहते हैं, या हम इनको माओइस्ट भी कहते हैं। Now why do we call it Maoist? Maoist because वो इंस्पायर हुए थे एक चाइनीज आइडियोलॉजी, ओके, जिसको बोलते हैं माओइज्म, ओके। तो एक माओइस्ट आइडियोलॉजी के कारण they are also called as Maoist, and ये जो है माओ जेडोंग इनके लीडर थे, and that is how the ideology comes in. Now ये जो माओइस्ट आइडियोलॉजी थे, they did not want the government, so they wanted to overthrow the government through something called as the armed rebellion, यानी हथियार लेके they want the government to go away, यानी violence के कारण, guerrilla warfare के कारण they want, this is the reason, these are the means that they are going to overthrow the government। ये जो term है Naxalism, ये कैसे आया? This is a village in West Bengal।
ठीक है, जहां पे 1967 में एक दुर्घटना घटी थी. सो वी सी दैट इन वेस्ट बंगाल देयर इज अ प्लेस कॉल्ड नक्सलबारी, एंड इस विलेज में हम देखते हैं कि एक देयर वाज अ फाइट बिटवीन द पीजेंट्स एंड द लैंड ओनर्स, ठीक है, जिसके कारण ये स्टार्ट हुआ. नाउ you have to tell me who are the leaders who started this Naxal movement in India, especially in Bengal की बात करें. लीडर्स के नाम हमने ऑलरेडी देखे हैं. यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर द लीडर्स के नाम. Further, the largest organization or the largest most violent Maoist group का नाम है CPIM, Communist Party of India Maoist. ये एक मर्जर से फॉर्म हुआ था between CPI Marxist Leninist ओके एंड माओइस्ट कम्युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया. इन दोनों के ज्वाइनिंग से हुआ ये बहुत बड़ा ग्रुप कॉल्ड है CPIM. रिमेंबर, ये एक बैंड ग्रुप है अंडर द UAPA 1967 एक्ट के अंदर. ये ग्रुप और उसके एसोसिएटेड ग्रुप्स को बैन किया गया है इंडिया में. Alright. Further, यहाँ पे wherever we see Naxalism of left-wing extremism, इस region को हम कहते हैं Red Corridor. We call it what? We call it Red Corridor. So यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं. The regions that are called as Red Corridor, कौन से states आते हैं इसमें? So we have West Bengal, we have Odisha, we have Chhattisgarh, Jharkhand, Telangana, Andhra Pradesh as well. These are the major states जहाँ पे होता है, and we also have Maharashtra के कुछ parts में भी that is red corridor spread. There are also regions like Kerala and Madhya Pradesh also parts of it जहाँ पे ये left wing extremism हम देखते हैं. Right? Now what are the reasons कि इन्होंने ये start किया? What is the reason? What are the factors responsible? तो हम देखते हैं, एक तो tribal leaders देखते थे कि बहुत ज्यादा मैसिव डिस्प्लेसमेंट होता था. सो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बनाती थी एंड दे वर मिसिंग आउट ऑन देयर हाउसेज और विद रिगार्ड टू द एरिया दैट दे लिव्ड इन बिकॉज दे हैड टू बी शिफ्टेड. सो दैट वाज अ मेजर प्रॉब्लम. इसके अलावा माइनिंग ऑपरेशंस हम देखते हैं, ओके, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के कारण दे हैड टू बी मूव्ड. ट्राइब्स दुखी थे इसके कारण, they were dissatisfied, and there was also one more act, okay, इस एक्ट का नाम है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, जिसके कारण it prohibited the tribes from using the फॉरेस्ट रिसोर्सेज, यानी कि आप फॉरेस्ट को यूज नहीं कर सकते थे बिकॉज फॉरेस्ट को कंजर्व करना है. सो जिसके कारण वो और भी दुखी थे. फर्दर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है वहां पे, सो पॉवर्टी, देयर इज लैक ऑफ सस्टेनेबल मीन्स, है ना. सो दिस लेड टू being angry with the government, और वहां पे जो करप्शन भी बहुत होता था, लैंडलॉर्ड्स जो है मिसयूज करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे ट्राइबल्स को, एंड ऑल दिस लेड टू डिससैटिस्फैक्शन अमंग द ट्राइबल लीडर्स एंड वी सी द राइज ऑफ नक्सलिज्म. Now we will see कि गवर्नमेंट क्या कर रही है to end this left wing extremism or violence in the country. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक प्लान किया है जिसका नाम है नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान. ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म 2015 में आया था, खत्म करने के लिए 2015 में ये प्लान आया था. They also started something called as the समाधान डॉक्ट्रिन. वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो समाधान इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर व्हाट? स्मार्ट लीडरशिप, अग्रेसिव स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन ट्रेनिंग, एक्शनेबल intelligence, okay, so that they know if there is any attack that is happening. Then dashboard based KPIs, okay, कि कौन से रीजन अच्छे कर रहे हैं, कौन से बुरे कर रहे हैं, what needs to be done. तो पूरा एक डेटा चाहिए. उसके अलावा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, एक्शन प्लान होगा, as well as no access to financing. So all of these are the the ways जिसमें इन्होंने समाधान डॉक्ट्रिन यूज किया so that they can end Naxalism. And you see कि अभी 75 आवर्स में 300 प्लस हम देखते हैं पीपल हैव सरेंडर्ड. ओके, सो दे आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग. टेक्नोलॉजी की मदद लो, यहाँ पे डेटा कलेक्ट करो, ट्रेन करो, मोटिवेट करो, उनको फाइनेंसेस उनके रोक दो, बिकॉज फाइनेंसेस नहीं आएंगे तो दे कैन नॉट स्प्रेड, दे विल नॉट हैव आर्म्स, दे विल नॉट बी एबल टू रिटेलिएट, राइट. सो ये सब हम देखते हैं समाधान डॉक्ट्रिन के अंडर. वी ऑल्सो सी सम स्पेशल फोर्सेज ऑल्सो वर क्रिएटेड, जैसे कि वी सी ऑपरेशन ग्रीन हंट. ये ऑपरेशन किया गया था टू टू ट्रैक दीज माओइस्ट डाउन.
स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस ये दिया गया था अगेन इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज. फॉर द ग्रे हाउंड्स इज मेनली फॉर आंध्र प्रदेश. ठीक है, दिस इज अ कमांडो फोर्स स्पेशली ट्रेन फॉर गरिल्ला वॉरफेयर. मतलब ये जो नक्सल्स यूज करते हैं, गरिल्ला वॉरफेयर है, वायलेंस है, तो उनके मेथड्स सीखना एज वेल एज उसी रीजन, बिकॉज द रीजन दैट दे ऑपरेट ये बहुत ही हेविली फॉरेस्टेड रीजन है. सो उधर की जो एरिया समझना, उधर के कैसे अटैक्स होते हैं, ये सब ये कमांडोज को ट्रेन किया जाता है एंड दे आर कॉल्ड एज ग्रे हाउंड्स. ये वाज स्पेशल फोर्स क्रिएटेड स्पेसिफिकली टू कॉम्बैट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. We also see बस्तरिया बटालियन. ये किसके लिए है? ये है छत्तीसगढ़. ठीक है, now they knew the language and the terrain and they also used to give information to the police forces. तो ये था बस्तरिया बटालियन. We also saw the district reserve guard. ठीक है, these also are the tribal leaders from Chhattisgarh that were trained also to combat these Naxalites. तो ये पूरा हमने आर्टिकल देखा है with regard to left wing extremism. Proceeding to the next article. अगला आर्टिकल है rising CO2 levels के बारे में. So यहाँ पे एक डेटा, एक रिपोर्ट आया है जिसका यहाँ पे डेटा कौन देता है ये? This is called the World Meteorological Organization. Okay, we know इसका जो headquarters है it's in Geneva. ओके एंड यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है. सो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? मेनली टू गिव अस डेटा अबाउट द ग्लोबल सिनेरियो, क्लाइमेट चेंज के बारे में डेटा देना. ओके, ट्रैक करना प्रोग्रेस, व्हाट इज द ग्लोबल वार्मिंग दैट इज हैपनिंग, व्हाट इज द क्लाइमेट, व्हाट्स द लेवल ऑफ CO2 और द अदर गैसेस दैट आर देयर. तो ये क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए दैट इज मेनली लुक्ड आफ्टर बाय द वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो हमने देखा है कि इन्होंने अभी रिपोर्ट किया है दैट अ रिकॉर्ड इंक्रीज इन CO2 हुआ है बिटवीन लास्ट ईयर, that is in like 2023 and 2024. report 2024 का है, यानी they are giving you the data of last year. तो 23 और 24 में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है. किसका? CO2 का. कितना इंक्रीज हुआ है? we see 423 parts per million अभी currently CO2 हुआ है. and if you see this has been the highest annual rise that we have seen from 1957. बहुत ज्यादा ये इंक्रीज हुआ है. एवरेज नॉर्मली होता था 2.4 पार्ट्स पर मीटर बोलते हैं इसको, बट इसमें हम देखते हैं इट इज अबाउट 3.5. बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है अकॉर्डिंग टू द डेटा. सो यू सी दैट वी आर गोइंग एन अपवर्ड ट्रेंड ऑफ CO2 राइज. We also have seen कि जो 2024 है, it has been considered as the warmest year ever recorded. Okay, warmest year ever recorded. So they can ask you which has been the warmest year? 2024. Now हमने देखा है Paris Agreement. Have you heard of Paris Agreement? When did Paris Agreement come? Paris Agreement आया था COP21 में in 2015. राइट? इस अग्रीमेंट में बोला था कि वी शुड इंश्योर कि टेम्परेचर, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, ओके, क्रॉस नहीं करना चाहिए 1.5 डिग्री सेल्सियस. ओके, लाइक वी शुड हैव लॉट ऑफ एफर्ट्स टेकिंग कि 1.5 से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए. एंड मैक्सिमम लिमिट क्या होना चाहिए? 2 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सो यू हैव टू इंश्योर कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ना नहीं चाहिए, और एफर्ट्स लो कि 1.5 तक ही हम थ्रेशोल्ड मानेंगे, इससे ज्यादा ना. बट अनफॉर्चुनेटली ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर was seen to be 1.55 degree Celsius above industrial levels, pre-industrial levels. यानी कि हमने ये 1.5 टारगेट को ब्रीच कर लिया है. 1.5 था, अभी 1.55 है. So that is the sad story that we see. Now, ये 1.5 से क्या हमको क्या पता चलता है? It is saying कि अभी जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स होंगे ये इरिवर्सिबल, यानी अभी हम कुछ नहीं कर सकते उसको बैक टू नॉर्मल लेके आने के लिए. There are irreversible changes with regard to climate change is what the case tells us since we have breached 1.5. Now, if you have to see, the article talks about CO2 कितना बड़ा है in the past year. So 1960s की बात करें, the rise was only 0.8, but अभी कितना है?
3.5, द हाईएस्ट एवर इंक्रीज. सो एवरी ईयर सालों साल ही इंक्रीज होता था, बट इट यूज्ड टू बी 0.8, 1, ओके 2.5 तक गया है, पर अभी इट इज 3.5, यानी एवरी ईयर पासिंग बाय इंक्रीजेस द CO2 इन द एटमॉस्फेयर. वी ऑल्सो सी कि करंट लेवल कितना है, 423.9, और ये 152 टाइम्स हायर है अकॉर्डिंग टू द प्री इंडस्ट्रियल, यानी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता था इन द 1750s. अगर हम उससे कंपेयर करें, दैट वाज मेनली जस्ट 278 एंड नाउ इट इज 423. सो कितना इंक्रीज हुआ है? अबाउट 152%. तो ये हमको इस डेटा में इस रिपोर्ट पे डेटा मिलता है. नाउ क्वेश्चन ऑफ कॉज इज, क्यों बढ़ा है, कैसे बढ़ा है? सो द रीजंस इज नॉट मैन मेड. ये हमको हमेशा लगता है कि सिर्फ मैन इज मेजर रिस्पॉन्सिबल, बट नो, देयर आर नेचुरल कॉजेज ऑल्सो, देयर आर नेचुरल रीजंस ऑल्सो, जो आर्टिकल में बताया है. सो इट्स नॉट सोनली मैन मेड भी है, बट नेचुरल भी है. सो लेट्स सी हाउ इट इज. वी ऑल्सो सी कि CO2 अब्जॉर्प्शन कम हो रहा है बाय द ओशन एंड लैंड. सो लैंड एंड ओशन की सिंक्स की बात करें, लाइक ट्रीज की बात करें या ओशन में बात करें, बायोडाइवर्सिटी, दे ट्रैप द दे ट्रैप द CO2 इन द एटमॉस्फेयर, बट ये अब्जॉर्प्शन कम हो चुका है. फर्दर हम देखते हैं बहुत सारे केसेस हुए हैं वाइल्ड फायर्स के, जिसके कारण CO2 एटमॉस्फेयर में और भी ज्यादा गया है. सो दीज आर सम रीजंस, नेचुरल रीजंस व्हाई द केस हैज हैपेंड ऑफ CO2 क्यों बढ़ गया है. वी ऑल्सो सी ग्लोबल वार्मिंग ने ये फर्दर इंक्रीज किया है, राइट. वार्मर ओशंस लेस CO2 अब्जॉर्ब करते हैं, फॉरेस्ट अब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, ड्राउट ज्यादा हो चुके हैं. सो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा जो CO2 अब्जॉर्प्शन होता था पहले, ये कम हो चुका है, इज व्हाट द आर्टिकल इज सेइंग. नाउ लेट्स ऑल्सो सी कि दूसरे गैसेस के बारे में, राइट. जो सोर्सेज अगर हम देखें, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ CO2? नेचुरल CO2 प्रोसेसर्स कैसे होते हैं? मेनली रेस्पिरेशन, ओशन रिलीज, वोल्केनोज, इससे सब CO2 बनता है. CO2 कैसे बनता है ये बताएं. ओके, विद रिगार्ड टू रेस्पिरेशन, व्हेन वी टेक इन ऑक्सीजन एंड वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. सो रेस्पिरेशन, ओशन ऑल्सो रिलीजेस सम, वोल्केनो से रिलीज होता है. सो दीज आर नेचुरल प्रोसेसेस. फिर मैन मेड भी CO2 रिलीज करते हैं. कैसे? फॉसिल फ्यूल, कोल पावर प्लांट्स और सब यूज करके, पेट्रोल, डीजल, राइट. ऑल ऑफ दीज आर गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. पेड़ काट के अगेन गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. Then we see that natural sinks are there. Okay, what are natural sinks? That are things in the atmosphere that are trapping the CO2, that are absorbing the CO2. तो हम देखते हैं 50% of human emissions को absorb करता है. But of recently ये natural sinks कम absorb करने लगते हैं. That is what the article is saying. So we know कि हमारा जो net zero target, इंडिया का net zero target कितना है? 2070, और जो वर्ल्ड का net zero target है, it is 2050. What is net zero target? Net zero is कितना हम कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में दे रहे हैं, उतना कार्बन डाइऑक्साइड हम अब्सॉर्ब करेंगे. दैट इज नेट जीरो. तो टोटल नल इफेक्ट होगा जीरो. That's why it's called net zero. It does not mean कि हम कार्बन डाइऑक्साइड देंगे ही नहीं. ये इसका मतलब है because it's not possible कि कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, right? So it is saying कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड हम एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं, उतना कार्बन डाइऑक्साइड हम अब्सॉर्ब करेंगे. ना दूसरे गैसेस के बारे में देखते हैं. वी हैव CO2 दैट वी सॉ. ये ज्यादा हीट को ट्रैप नहीं करता, ठीक है. इट्स अ ग्रीन हाउस गैस बट इट डज नॉट ट्रैप अ लॉट ऑफ हीट. हाउएवर ये हजारों साल हवा में रहता है. 100 to 1000 years it remains. So लाइफ स्पैन इसका बहुत ज्यादा है. ओके, एंड इसका शेयर अगर हम देखें ग्लोबल वार्मिंग में कितना इसका शेयर है, इट इज अबाउट 66%. फर्दर वी हैव मीथेन. मीथेन जो है ये ज्यादा हीट को ट्रैप करता है. इट्स स्ट्रॉन्गर, 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन CO2, बट ये बहुत साल नहीं रहता. इट रिमेन्स फॉर द एटमॉस्फेयर फॉर अबाउट 12 to 14 years. दिस इज अबाउट 16% इन ग्लोबल वार्मिंग. एंड फाइनली नाइट्रस ऑक्साइड, ये 270 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, ज्यादा हीट ट्रैप करता है, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग करेगा. ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्लाइमेट चेंज होगा, राइट. सो इसीलिए हम देखते हैं कि इसका दिस इज द मोस्ट पोटेंट फॉर ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज ये हीट ट्रैप करता है. बट इज अगेन हम देखते हैं 100 साल तक रहता है नाइट्रस ऑक्साइड एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 6% ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. सो सबसे ज्यादा अकॉर्डिंग टू दिस डेटा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, जो सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में रहता है,
which is CO2. Right, so this is the article that we saw with regard to rising CO2. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल हम देखते हैं, दूसरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आए हैं, और कौन सी कंट्री के हैं ये? श्रीलंका, हमारी नेबरिंग कंट्री. राइट, सो यहाँ पे what has happened, what are the talks? So again, the prime minister of Sri Lanka, जिनका नाम है हरिनी अमारासूर्या. Okay, did you know that she actually studied in India? Okay, Harini Amarasuriya. So यहाँ पे हम देखते हैं she visited many universities in India as well, and बहुत सारी discussions की हमारे prime minister के साथ on various topics like education, women empowerment, innovation technology, development cooperation and welfare of fishermen. Now welfare of fishermen in this case, why? Okay, fishermen के बारे में क्यों? Because हम देखते हैं हमारा जो neighboring country है श्रीलंका यहाँ पे, so both side के जो fishermen होते हैं ये फिशिंग करने के लिए आते हैं. sometimes they come towards the area of the Sri Lankan side, हम उनके fishermen यहाँ इस side आते हैं. so that leads to tussle, sometimes they get arrested, sometimes they are shot down, तो जिसके कारण यहाँ पे fishermen के lives are at stake. we also see एक island है कच्चातीवो island, so they can ask you which is the island, या the कच्चातीवो island is a dispute between which two countries. ठीक है, ये जो island है ये इंडिया ने दिया था टू श्रीलंका. ओके, with regard to friendly relations maintain करने के लिए इंदिरा गांधी के टाइम पे this was given to श्रीलंका. but तमिलनाडु of course thinks that कि नहीं, ये जो island है it is very important for our fishermen because बहुत सारे fishes यहाँ पे पाए जाते हैं, and our fishermen are losing out on such an important resource. So तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है is really upset with the decision of giving कच्चातीवो island to श्रीलंका. Now श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर है ये कहाँ पे विजिट किए, जल्दी से देखते हैं. सो विजिटेड IIT दिल्ली, डिस्कस क्रिएशन ऑफ जॉइंट एकेडमिक, तो इंडिया और श्रीलंका बीच में कुछ जॉइंट एकेडमिक रिसर्च हब होगा. वी ऑल्सो सी अ कोलैबोरेशन विद IIT दिल्ली दैट इज गोइंग टू बी देयर, और ऑलरेडी हो चुका है कोलैबोरेशन विद IIT मद्रास. सो देयर इज अनदर collaboration that we're going to see with IIT Delhi. We also see CM Shri schools, जैसे PM Shri schools हैं, right, with regard to Prime Minister Rising India schools. तो वैसे ही इन्होंने attend किया था, एक visit किया था एक school जो रोहिणी दिल्ली में. He was also accompanied by the Delhi Education Minister Ashish Sood. So this is all with regard to the recent meeting that has happened. 3-day visit पे आई है. आपको यहाँ पे question है, what is the name of the president of Sri Lanka? President, we know that there's presidential form of government, तो president यहाँ पे ज़्यादा powers रहते हैं इनको. So can you tell me who is the president of Sri Lanka? जल्दी से comment section में answer बता दीजिए. Proceeding to the next article, Apex Court forms panel to recommend equal opportunity policy for transgender. So यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया है. इसके पैनल के हेड कौन है, पैनल क्या देखेगा, ये सब हम देखते हैं, और ये क्यों कर रहे हैं, कौन से केस से रिलेटेड है, ये भी देखते हैं. सो सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल या कमिटी फॉर्म की है अंडर द फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट, जिनका नाम है जस्टिस आशा मेनन. So Justice Asha Menon is heading a committee so that we have equal opportunities for the transgender individuals. तो equal opportunity policy को formulate करने के लिए मेडिकल केयर उनके लिए स्पेशली फॉर ट्रांसजेंडर्स के लिए, एंड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स फॉर नॉन कन्फॉर्मिंग एंड जेंडर डाइवर्स, मतलब हु आर नॉट इन द ट्रेडिशनल बाइनरी जेंडर मेल या फीमेल, उनके अलावा ओके द ट्रांसजेंडर है या दूसरे ग्रुप्स हैं, इनके लिए कुछ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स हो, उसके लिए एक कमिटी फॉर्म की है जस्टिस आशा मेनन. नाउ देयर इज आल्सो हु आर द अदर मेंबर्स गिवन, बट अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दैट्स नॉट important, only the head is important, so I have not given it to you. Now let us see why they had this particular committee formed. सुप्रीम कोर्ट ने क्यों फॉर्म किया? Now this is a case of a transgender teacher जिनका नाम है जेन कौशिक. So she is the petitioner, okay, in this case. तो यहाँ पे इनको ऑफर किया था एक पोजीशन एज अ ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, ओके, फॉर इंग्लिश एंड सोशल साइंसेस उत्तर प्रदेश में.
बट उत्तर प्रदेश में उन्होंने 8 दिन केवल काम किया था, नवंबर 25 से लेकर दिसंबर 2 तक. एनीवे, दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. बट शी वाज सब्जेक्टेड टू डेरोगेटरी रिमार्क्स, इंसल्ट्स, हैरेसमेंट. ठीक है, तो उनको अच्छे तरह से उन्होंने व्यवहार नहीं किया था. एंड शी वाज फोर्स्ड टू रिजाइन. ओके, उनको रिजाइन करने में मजबूर कर लिया. एंड कॉम्पेंसेशन उन्होंने बोला कि हम विदहेल्ड करेंगे. ओके, अगर आप नहीं जाते तो. Now after that she got a job in Gujarat. Okay, now this is in Gujarat school. But जब उन्होंने अपना जेंडर आइडेंटिटी डिस्क्लोज किया, उनको वहां पे भी एंट्री डिनाई कर लिया. So she has faced unequal opportunity in 2 places. One, Uttar Pradesh. Second, Gujarat. Right? So इसीलिए she went to the Supreme Court. Okay, in what basis can she go to the Supreme Court? कौन सा उनका fundamental right violate हुआ है? The right to equality, that's the main thing. Right to life, right to equal opportunities अगर हम देखें. So mainly if you talk about 14, that's the main one. So बहुत सारे यहाँ पे articles आ सकते हैं. So here we talk about endless humiliation, degrade करना, discriminate करना, right? So all of this was the plea that she was sorting to the सुप्रीम कोर्ट. ना सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है, एक पैनल फॉर्म करके कि ट्रांसजेंडर्स ऑल्सो शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज, दे शुड ऑल्सो हैव प्रोटेक्शन इन द वर्क प्लेस सो दैट दे आर नॉट सब्जेक्ट टू सच हैरेसमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द वर्क प्लेस. नाउ क्वेश्चन टू यू इज, कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में हम देखते हैं द राइट टू सेल्फ आइडेंटिफाई एज मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, ये कौन से केस में आया था, ये आपको मुझे बताना है. अ क्लू, इट वाज इन 2014. Okay, so that is something that you should remember. Next one is Transgender Persons Protection of Rights Act. Transgender Act कब आया था, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. So this is the question for you with regard to जजमेंट का नाम सेल्फ आइडेंटिफाई वाला, एज वेल एज ट्रांसजेंडर एक्ट एनैक्ट कब हुआ, ये आपको बताना है. Proceeding to the next article. The next article is with regard to, हमको पता है कुछ दिन पहले अफगानिस्तान या तालिबान लेड अफगानिस्तान ऐसे कह सकते हैं हम, उनके फॉरेन मिनिस्टर आए थे जिनका नाम है अमीर खान मुताकी. राइट, सो ही वॉज अलाउड टू विजिट something called as the Deoband. Deoband क्या है? Dar ul Ulam Deoband. Okay, so this was a seminary that he was allowed to visit because of, again we talk about religious diplomacy को portray करने के लिए we have allowed them, and this is not the first time जहाँ पे हमने कोई leader को allow किया है कोई कोई दूसरे religious place में visit करने के लिए. We want to ensure some sort of कॉमन सॉफ्ट पावर पोर्ट्रे करने के लिए वी ऑल्सो हैव दैट, वी शोकेस दैट. सो यहाँ पे ये पूरा केस देखते हैं. फर्स्टली वी सी दैट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में यहाँ पे जो फाइट चल रहा है ना, सो एक्सचेंज चल रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं. सो इन दैट केस इंडिया नाउ कैन मेक टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड इंक्रीज देयर रिलेशंस विद काबुल, कैन इंक्रीज देयर रिलेशंस विद अफगानिस्तान. तो ये करना चाहते हैं कि देखो मैं आपका दोस्त हूँ. ओके, यू कैन रिलाई ऑन अस, डोंट रिलाई ऑन पाकिस्तान. तो ये हम पोर्ट्रे करना चाहते हैं. फर्दर वी यूज रिलीजियस डिप्लोमेसी. हम यहाँ पे बता सकते हैं कि सी यू कैन विजिट आवर साइट्स, ये भी है, यू नो आपका जो कल्चर है. उन्होंने टॉक भी दिया था इस पर्टिकुलर सेमिनरी में. एंड ये हमने देखा है 1995 में जब ईरान के तभी के प्रेसिडेंट थे अकबर हशेमी रफसंजानी, ये आए थे, लखनऊ विजिट हुए थे. दैट टाइम वी हैड द प्राइम मिनिस्टर वाज पीवी नरसिम्हा राव. सिमिलरली उन्होंने एक स्पीच भी दिया था 12 इमाम बारा, एंड ही ऑल्सो एंडोर्स्ड इंडियन सेक्युलरिज्म एंड ही टॉक्ड अबाउट इंडियन मुस्लिम्स को यहाँ पे उन्होंने सपोर्ट किया था, स्पेशली पोस्ट द बाबरी मस्जिद डिमोलिशन जो हम कहते हैं 1993. So this is the case. हम देखते हैं कि we are portraying this kind of diplomacy, soft power to get the countries together.
ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा भी है विद रिगार्ड टू आमिर खान मुताकी। ये कौन है? ये फॉरेन मिनिस्टर है ऑफ तालिबान लेड गवर्नमेंट, और ये कहाँ पे है? दारुल उलूम देवबंद। दिस इज अ सेमिनरी इन सहारनपुर विच इज इन उत्तर प्रदेश, राइट। फर्दर हम देखते हैं कि इनको अवार्ड भी दिया था, इसको हम सर्टिफिकेट कहते हैं, सनद, एंड ही ऑल्सो वॉज ग्रांटेड परमिशन टू टीच हादिथ या प्रोफेटिक ट्रेडिशंस को टीच करने भी अलाउ किया था। ही ऑल्सो मेट मौलाना अरशद मदानी हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द जामियात उलमा ए हिंद। ना दार उलम के बारे में कुछ कर देखते हैं। देवबंद, दिस वॉज फॉर्म्ड इन 1866 सहारनपुर उत्तर प्रदेश, एंड ये एक मेजर सेंटर है इस्लामिक लर्निंग एंड रिफॉर्म के। एंड बहुत सारी सेमिनरियंस या बहुत सारे लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं। वी ऑल्सो सी दूसरे सेमिनरीज जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बने हैं, दिस हैज हैड लिंक्स देयर एज वेल। तो बहुत सिंबॉलिक ये एक जेस्चर था इंडिया का टू अलाउ इवन यू नो विद रिगार्ड टू मुताकी को विजिट करना, मुताकी को स्पीच देना। दे ऑल्सो वर हैविंग दिस काइंड ऑफ डिस्कशन। Let's proceed to the next article, the last article of the day. यहाँ पे हम देखते हैं India's economy has moved from fragile 5 to top 5. So यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे कहा है कि we have transitioned, पहले हम fragile 5 यानी हम एक backward country हुआ करते हैं, but now we have made our or secured a position as top 5. Now can you tell me which are the top 5 countries in the world? जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं top 5 में है, कौन दूसरे countries आते हैं in these top 5 countries? ये आपको मुझे बताना है in the comment section. So he said that India is unstoppable. We are the largest population currently, right? We have 140 crore such citizens in India, और ये जो है अभी ये बढ़ता ही जाएगा. So इन्होंने बोला है, so it's talked about some economic facts like इन्फ्लेशन हमारा 2% से कम है, जो प्राइस राइज है ये कंट्रोल में है, ग्रोथ रेट हमारा 7% है। ओके, सो अलग अलग डेटा है, 7.2 कहते हैं, कुछ 7.3 कहते हैं, सो ओवर 7%। इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, हम अलग अलग कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम देखो EFTA के साथ, UK के साथ, है ना, वी ऑल्सो हैड बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विद इजराइल। सो बहुत सारी कंट्रीज के साथ हम ट्रेड करें। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है गूगल का, दैट $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट गूगल करेगा इन द AI सेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके, हम G7 के साथ भी जो ट्रेड है 60% बढ़ चुका है। दिस इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अलग अलग सेक्टर्स में हम ट्रेड कर रहे हैं, चिप्स से लेके शिप्स तक। चिप्स मतलब सेमीकंडक्टर चिप्स। तो सेमीकंडक्टर चिप्स भी हमने देखा था, रिसेंटली लॉन्च किया था विक्रम 3201 बिट, राइट। तो ये भी है। शिप्स की बात करें, वी ऑल्सो आर स्टॉपिंग इन आउटसाइड शिप्स, वी आर लॉन्चिंग आवर ओन शिप्स, इंडिजीनियस क्रिएशन ऑफ चिप्स, है ना। INS अंद्रोथ है, INS अरनाला है, वी आर विक्रांत। तो बहुत सारे शिप्स भी हमने बनाए हैं। सो इंडिया सेइंग कि वी आर काइंड ऑफ अ गुड एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड नाउ। हमारा जो रेपुटेशन है ये बिल्ड हो रहा है, और हमने बहुत ही अच्छा किया है फ्रॉम बीइंग starting from a colonized country under the harsh rule of the colonizers to currently now doing so well in various sectors. तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा है with regard to today's daily news analysis. बहुत सारे interesting articles देखे थे with regard to national and international news. Now we will proceed to understand the 20 GK questions आज ही के current affairs से. Thank you so much for watching.